वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन या उत्पादन। इसके हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत वीडियो में और आने वाले 2 वीडियो में हम निम्न तथ्यों का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन एक परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल। अवधारणाएं हैं कुल, औसत और सीमांत उत्पादन की। वक्र औसत और सीमांत उत्पादन वक्रों में संबंध को चित्र के माध्यम से देखेंगे। और उत्पादन के 2 नियम हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसे उत्पादन की 3 अवस्थाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, और पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन की मुख्यतः अवधारणाएं। उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। भूमि का प्रतिफल लगान या किराया होता है, जिसे हम आर के रूप में शो करते हैं। श्रम का प्रतिफल मजदूरी, वेजेस के रूप में, डब्ल्यू के रूप में। पूंजी का प्रतिफल ब्याज है, रेंट, स्मॉल आर के रूप में। और साहसी का प्रतिफल प्रॉफिट होता है, पी के रूप में, लाभ के रूप में शो किया जाता है। तो उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं। किसी भी उत्पादन को करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। नवीन साधन के रूप में वर्तमान में प्रबंधक को भी लिया जाता है, जिसका प्रतिफल वेतन होता है। प्रबंधक साहसी से अलग एक साधन के रूप में लिया जाता है, जो कि इन सबको मैनेज करता है, जिसके कार्यकुशलता के संदर्भ में ही उत्पादन प्रक्रिया है वो गति करती है। पर मुख्यतः जो साधन होते हैं वो आपके 4 ही लिए जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। उत्पादन फलन। फलन के संदर्भ में हमने देखा है कि फलन जो कंसेप्ट होता है वो 2 चरों के बीच संबंध को बताता है। एक आश्रित चर होता है और दूसरा आपका स्वतंत्र चर होता है। तो उत्पादन फलन की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, उत्पादन व उत्पादन के साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। एक परिवर्तनशील साधन के रूप में यदि हम देखें, उत्पादन के साधन तो 4 होते हैं, लेकिन एक परिवर्तनशील साधन के अनुपात के रूप में यदि हम देखें तो अल्पकालीन अवधारणा के रूप में हम उत्पादन फलन को संक्षिप्त रूप में लेते हैं। तो Q बराबर, Q यहाँ उत्पादन मात्रा है, F फलन, और L हो गया आपका लेबर, हो गया आपका श्रम, और K हो गई आपकी पूंजी। तो इस संदर्भ में एक अल्पकालीन उत्पादन फलन के रूप में हम Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उत्पादन फलन श्रम व पूंजी की मात्रा का फलन होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा श्रम व पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। फलन जो होता है वो 2 चरों के बीच संबंध को बताता है। तो L और K आपके हो गए स्वतंत्र चर, और Q हो गया आपका निर्भर चर या आश्रित चर। तो उत्पादन की मात्रा इन दोनों साधनों की कीमतों पर, मात्राओं पर निर्भर करती है। अब कंसेप्ट के रूप में देखें, कुल, औसत व सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन होता है परिवर्तनशील साधन श्रम की निश्चित इकाइयों का प्रयोग करने पर प्राप्त कुल उत्पादन मात्रा को श्रम का कुल उत्पादन कहते हैं। यहाँ चूंकि हमने परिवर्तनशील साधन L लिया है, इसलिए हम इसको TPL श्रम का कुल उत्पादन के रूप में शो कर रहे हैं। यही परिभाषा बदल जाएगी यदि आप परिवर्तनशील साधन श्रम की जगह पूंजी लेंगे, तो हो जाएगा आपका पूंजी का कुल उत्पादन। तो TPK हो जाएगा। यहाँ चूँकि परिवर्तनशील साधन श्रम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए सबके लिए हमने L वर्ड ही यूज़ किया है। तो कुल उत्पादन की परिभाषा हम दोबारा देखते हैं कि परिवर्तनशील साधन श्रम की निश्चित इकाइयों का प्रयोग करने पर प्राप्त कुल उत्पादन मात्रा को श्रम का कुल उत्पादन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम कि यदि हमने 6 श्रमिक यूज़ करके हमने 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन किया है, तो ये उसका कुल उत्पादन कहलाएगा। औसत उत्पादन के रूप में देखें तो औसत उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन को दर्शाता है कि कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर प्राप्त उत्पादन श्रम का औसत उत्पादन कहलाएगा। उसकी प्रति इकाई उत्पादन की कीमत को ज्ञात किया जा सकता है। सीमांत उत्पादन, सीमांत की अवधारणा वही है आपकी कि अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसे श्रम का सीमांत उत्पादन कहते हैं।
कि 6 श्रमिक को लगाने पर आपको 100 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो यदि 7 श्रमिक लगाए तो अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो वो जो अंतर होगा वो आपका सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट है बेसिकली, कुल उत्पादन टीपीएल, औसत उत्पादन एपीएल और सीमांत उत्पादन एमपीएल। अब औसत और सीमांत वक्रों में संबंध को हम प्रस्तुत चित्र के माध्यम से देखेंगे। इसमें एमपी और एपी दोनों कर्व बनाए गए हैं। एमपी के रूप में एमपीएल को हमने एक सूत्र के रूप में लिया है, जो परिभाषा है उसी को हमने सूत्र के रूप में दिखाया है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। श्रम की इकाइयों में परिवर्तन के द्वारा कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन आपका एमपीएल कहलाएगा। तो डी क्यू अपॉन डी एल यही आपका स्लोप ऑफ टीपी होता है। कुल उत्पादन कर्व जो होता है उसका स्लोप, उसकी जो ढाल होती है, उसमें जो परिवर्तन की दर होती है वो आपकी सीमांत उत्पादकता वक्र के माध्यम से दिखाया जा सकता है। एपीएल होगा टीपी अपॉन एल, कुल उत्पादन बटे श्रम की इकाइयाँ, तो क्यू बराबर एल। अब हम देखेंगे औसत और सीमांत वक्र में संबंध को। प्रस्तुत चित्र में आप देखिए एमपी कर्व बनाया गया है ग्रीन लाइन से और एपी कर्व बनाया गया ब्लू लाइन से। मुख्यतः 3 संबंध होते हैं। फर्स्ट है एपी इज इंक्रीज देन एमपी इज ग्रेटर देन एपी। जब औसत उत्पादकता बढ़ती है तो सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक रहती है। ये भी बढ़ रही है लेकिन ये इससे अधिक रहती है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी अधिकतम है, ये कटिंग पॉइंट है आपका। जब आपकी औसत उत्पादकता अधिकतम होती है तब वहाँ सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता को कट करते हुए नीचे जाती है, या इसको कह सकते हैं एमपी बराबर एपी। औसत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता दोनों बराबर होती है कि जब आपकी वस्तु की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है, औसत जो प्रति इकाई उत्पादन की जो दर होती है वो जब अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पादकता उसके बराबर होती है, यानी कि अतिरिक्त इकाई भी लगाएंगे तो भी उससे वही कीमत की दर प्राप्त होगी। तो एपी इज इक्वल टू एमपी की कंडीशन होती है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट, एपी इज डिक्रीज। एपी जब गिरती है, औसत उत्पादकता गिरती है, तो एमपी इज लेस देन एपी, तो सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम होती है। तो ये 3 तरह का संबंध है जिसे हम औसत और सीमांत वक्रों के संबंध के रूप में देख सकते हैं। इन तीनों संबंधों के आधार पर आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादन के नियम। मुख्यतः 2 नियम होते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जिसे प्रतिफल के नियम भी कहते हैं, और उत्पादन की 3 अवस्थाएं भी कहा जाता है। और दूसरा नियम है आपका पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। इन दोनों नियमों के बारे में प्रस्तुत वीडियो में हम इनके अंतर को देखेंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम दोनों के बारे में एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है और पैमाने के प्रतिफल है, इनको हम 3 पॉइंट पे 3 अंतरों के आधार पर देख सकते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक अल्पकालीन नियम है। इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है जिसके अंतर्गत हम जो उत्पादन के जो फलन होता है उसमें कुछ साधन को स्थिर रख करके किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, तो उससे जो साधनों का अनुपात है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसका प्रभाव हम उत्पादन की मात्रा पर देखते हैं। जैसे कि लेबर और कैपिटल है, आपने कैपिटल को स्थिर रख लिया, पूंजी को स्थिर रख लिया 111, देन लेबर में आपने चेंज किया, लेबर को 1 2 3 4 लेबर को बढ़ाते गए, तो परिवर्तनशील साधन दोनों का यदि हम अनुपात देखें तो दोनों के अनुपात में परिवर्तन होता जाएगा कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से परिवर्तनशील अनुपात है वो बदलता रहेगा, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो ये एक अल्पकालीन नियम है, क्योंकि जो थोड़ा जो कम समय होता है उसमें ही हम साधनों को स्थिर रख पाते हैं। दूसरा है पैमाने के प्रतिफल, ये दीर्घकालीन नियम है। इस नियम के अंतर्गत सभी साधनों की मात्रा में एक साथ एक ही समय में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है कि यदि लेबर में आप 2 का परिवर्तन कर रहे हैं तो कैपिटल में भी 2 का परिवर्तन करेंगे। तो इससे अनुपात में बदलाव नहीं होता है, जो अनुपात की दर है वही चलती रहती है।
तो एक ये दीर्घकालीन नियम है, इसमें पूरा पैमाने के प्रतिफल है, यानी पूरा स्केल चेंज हो जाता है। इसके माध्यम से इसको हम दीर्घकालीन संदर्भ में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन। नियम के अर्थ में हमने देखा कि एक साधन को स्थिर रखा है, एक में परिवर्तन किया है, इसके आधार पर एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन होता है। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में 3 अवस्थाएं होती हैं, वर्धमान, ह्रासमान और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्थाएं, जिसको हम 3 अवस्थाओं के रूप में भी देख सकते हैं। उत्पादन की 3 अवस्थाओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जिसमें प्रथम अवस्था वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय आपकी ह्रासमान प्रतिफल की और तृतीय आपकी ऋणात्मक प्रतिफल की। पैमाने के प्रतिफल में पैमाने के 3 स्तर होते हैं, वर्धमान, समान और ह्रासमान प्रतिफल, कि आप सभी साधनों को समान अनुपात में एक ही समय में समान अनुपात में जब उनमें परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में जब उससे ज़्यादा परिवर्तन होगा, उससे ज़्यादा वृद्धि होगी तो वर्धमान प्रतिफल, उसके बराबर वृद्धि होगी तो समान प्रतिफल, और यदि साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन में उससे कम वृद्धि होती है तो वो ह्रासमान प्रतिफल कहलाता है। तो इस प्रकार दोनों नियमों में ये कुछ बेसिक अंतर है जिनके आधार पर हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या तृतीय उत्पादन की 3 अवस्थाओं की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।